विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे हम, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, आज हमने करना कांग्रेस का कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता और सूरत अधिवेशन 1905 से 1907 के मध्य में गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए। गर्मपंथी क्या करते थे, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। नरमपंथियों का मानना था भंग विभाजन हुआ है, इसलिए बहिष्कार और क्या स्वदेशी जैसा जो कार्यक्रम है वो खाली कहां तक रहे, बंगाल तक रहे। गर्मपंथी कहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन संपूर्ण देश में होना चाहिए। मतभेद खुल के सामने आने लगे। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दलों में क्या हुआ, तू मैं हो गई। लेकिन क्या हुआ, तब तक अध्यक्ष कौन बन गए, दादा भाई नौरोजी बन गए। दादा भाई नौरोजी की रिस्पेक्ट गर्मपंथी नरमपंथी दोनों करते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो जो गर्मपंथी थे वो चुप हो गए। क्या हो गए, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दादा भाई बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे तथा विपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाल बाल पाल सुना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो जो तिलक थे वो चाहते थे कि लालाजी बने, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, जबकि विपिन चंद्र पाल चाहते थे कि तिलक अध्यक्ष बने। और कमाल की बात, इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। क्या पूरे लिस्ट में आपने तिलक का नाम सुना है? नहीं सुना है। तो तिलक का जो कद था भाई, अगर आप मेरे से पूछें तो गांधी जी से कई ऊपर था। पहले उस समय तक गांधी जी कुछ नहीं थे। गांधी जी तो 1915 के बाद होते हैं, चंपारण के बाद जानती है ये दुनिया, ये देश। उससे पहले क्या थे, तिलक थे, फिरोज शाह मेहता थे, लाला लाजपत राय थे, है ना। इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। चलो जी, किंतु राष्ट्रवादियों यानी गर्मपंथियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए नरमपंथियों ने एक चाल चली। भूपेंद्र नाथ बसु को दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित किया। भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित किया, जिनके नाम पर किसी ने विरोध नहीं किया। चलो चल गया ये साल। इस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए और पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। क्या क्या हुआ इस अधिवेशन में? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। 4 चीजें याद रखनी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ठीक है। 4 प्रस्ताव पारित हो गए। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस में विरोध के स्वर 1906 के अधिवेशन में ही प्रखर हो चुके थे, लेकिन 1907 के अधिवेशन होने की जगह पहले नागपुर निर्धारित की गई थी, लेकिन उदारवादियों ने युक्ति लगाकर यह अधिवेशन अपने गढ़ सूरत में करवा लिया, क्योंकि सूरत की स्वागत समिति में उदारपंथियों का बहुमत था, जबकि नागपुर की स्वागत समिति में उग्रपंथियों का बहुमत था। नागपुर जो था वो उग्रपंथियों का गढ़ था, सूरत जो था वो नरमपंथियों का बहुमत था वहां पर। अब क्या हुआ, सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1907 में। उदारवादियों ने एक बार पुनः कूटनीतिक चाल द्वारा अपने ग्रुप के व्यक्ति डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चयनित करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में फूट पड़ गई। तिलक को अपने साथियों सहित कांग्रेस छोड़कर अलग होना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस से अलग उग्रवादी आंदोलन जारी रखा। कांग्रेस की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर 1908 ईस्वी में सरकार ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन पर आरोप लगाया गया कि वह खुले या छिपे तौर पर सरकार को यह धमकी देकर आतंकित कर रहे हैं कि बम फेंका जाएगा। क्या तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला, उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा दे दी गई। उन्हें मांडले में निर्वासित कर दिया गया। मांडले म्यांमार में पड़ता है, जिसको बर्मा बोलते थे उस जमाने में। क्या बोलते थे? हमारा पड़ोसी देश है बर्मा। म्यांमार के मांडले में निर्वासित कर दिया गया। 1910 ईस्वी में तिलक ने लंदन में टाइम्स अखबार में वैदेशिक संवाददाता तथा इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।
दरअसल इंडियन अनरेस्ट नामक किताब किसने लिखी? वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी। और वैलेंटाइन चिरोल ने इंडियन अनरेस्ट में यह लिखा कि भारतीय अशांति के जनक है कि तिलक। तिलक क्या है? भारतीय अशांति के जनक है। तो तिलक ने क्या कर दिया? मानहानि का दावा कर दिया। किस पर? वैलेंटाइन चिरोल पर। और मेरे ख्याल से यही वो समय है जब मजदूरों ने हड़ताल की थी, कई लाख मजदूरों ने। तिलक का कारावास जब हुआ तो तिलक इतने बड़े नेता थे कि लाखों मजदूर हड़ताल पर आ गए कि भैया हमारे नेता को तुमने जेल कैसे कर दी और देश निर्वासित कैसे कर दिया। क्या? क्योंकि अगर इस देश, अंग्रेज बड़े चालाक थे, अगर इस देश की जेल में रखते तो घेर ली जाती वो जेल, तोड़ दी जाती। इसलिए कहाँ भेजा? सीधे मांडले। मांडले कहाँ पड़ता है? म्यांमार। कहाँ पड़ता है? ठीक है जी। मिंटो मार्ले सुधार आ गया 1909 में। तब तक मिंटो मार्ले सुधार में क्या हुआ? लक्ष्य क्या था? 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था, भारत में बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। ये हथकंडे होते हैं सरकार के। जब कभी सरकार को ऐसा लगता है कि उस पर कुछ होने वाला है तो ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरी घटना कर दी जाती है। तो उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, इसलिए क्या कर दिया? 1909 का मिंटो मार्ले सुधार ले आए। और मिंटो मार्ले सुधार किस लिए जाना जाता है? सांप्रदायिकता को भड़काया इन्होंने एक तरह से। सांप्रदायिकतावाद लाने के लिए जिम्मेदार है कौन सा? हाँ, है ना। मिंटो ने लिखा भी था मार्ले को कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, इसकी जो फसल होगी वो जहरीली होगी। किसने लिखा? मिंटो ने। किसको लिखा? मार्ले को। मिंटो कौन और मार्ले कौन? मिंटो वायसरॉय और मार्ले कौन? भारत सचिव। यानी वायसरॉय भारत सचिव को लिख रहा है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल क्या होगी? जहरीली होगी। और ये 1909 का जिस दिन एक्ट बना था, समझ लो पाकिस्तान के बीज डाल दिए इन्होंने। क्या डाल दिए? हाँ। कैसे? क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। ये शुरू से ही कह रहे थे। आप जब मुस्लिम लीग पढ़ रहे थे तो आपने एक जगह पे पढ़ा होगा कि कोई कह रहा कि मुसलमान मेरी चहेती पत्नी है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? ब्रूमफील्ड फुलर कह रहा था कि मुसलमान मेरी चहेती पत्नी है ना। साथ में इनकी बातों को तवज्जो दी जा रही थी मुस्लिम लीग के लोगों को। साथ में ये बोला जा रहा था कि अंग्रेजों का साथ दो, हम आपको क्या करेंगे? विशेष अधिकार देंगे। ठीक है। तो सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वाइसरॉय मिंटो के नाम पर मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित कर दिया गया। क्वेश्चन बना एक बार, 1909 का जो एक्ट था, मिंटो मार्ले सुधार था, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था या पारित किया गया था? आंसर सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक मताधिकार, मुसलमान मुसलमान को ही वोट करेगा, क्या करेगा, है ना। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में मिंटो ने बता दिया मैंने कि मार्ले को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल कैसी होगी? जहरीली होगी या भीषण होगी। नरमपंथियों का नेतृत्व में कांग्रेस ने मिंटो मार्ले सुधार का पूरा समर्थन नहीं दिया, फिर भी सुधारों को लागू कराने के लिए उन्होंने सरकार का सहयोग का निर्णय लिया। अब क्यों कर रहे सहयोग? देखो ना, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तभी तो किसी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। उस जमाने में किसी की सही है, ये किसकी है? पद बढ़ा दिए गए, मतलब सीटें बढ़ा दी गई तो नरमपंथी चुप हो गए। विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई। देखो ये किसने कहा था? बोलो भाई।
किसने कहा था? है? 1911 में सरकार ने उग्रवादी खेमे में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 पारित कर दिया। क्या कर दिया? ये राजद्रोह अब जाके खत्म हुआ। आपने सुना होगा कार्यवाही संसद में अमित शाह जी ने कहा कि राजद्रोह अंग्रेजों के समय का है। किसके समय का? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अगर कोई विद्रोह करता था तो उसको राजद्रोह बोलते थे, तो उस पर राजद्रोह अधिनियम लगता था 1911 का। क्या लगता था? इसको खत्म कर दिया गया। हाँ जी, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो जैसी सीटें बढ़ी तो चुप हो गए नरमपंथी, लेकिन गर्मपंथी चुप नहीं हुए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार मैंने कहा कि 1900, पहले बता दूं फ्लैशबैक में, स्वदेशी आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उग्रपंथियों पर तीव्र हमले किए। लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को गिरफ्तार करके मांडली निर्वासित कर दिया गया। 1907 में विपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 जून 1908 को तिलक पर राजद्रोह का अपराध में गिरफ्तार किया गया। तिलक के केसरी में लिखे गए 2 लेखों के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यानी अखबार में लिखने पर भी इतना बड़ा, क्या इतनी बड़ी सजा मिलती थी। केसरी में कोई 2 लेख लिखे थे तिलक ने, उसको आधार बनाकर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इन पर भी राजद्रोह अधिनियम लगा दिया। इस पर अंग्रेजों ने उदारपंथियों पर दमनकारी हमले नहीं किए। इसके अलावा सरकार ने कई दमनात्मक कानून भी पारित किए, जैसे 1907 का राजद्रोहात्मक सभा कानून, सेडिशन मीटिंग्स एक्ट, और 1910 में प्रेस एक्ट लागू किया गया। इसका घोर विरोध एवं प्रतिरोध हुआ। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य राज दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। नया राजा बन गया इंग्लैंड में। कौन? जॉर्ज पंचम। पता है? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। आप भारत के भाग्य विधाता हो। टैगोर ने भी लिखा है। किसके लिए लिखा है? जॉर्ज पंचम के लिए। राष्ट्रगान में गाया जाता है ये, है ना, भारत भाग्य विधाता। ठीक है। तो राज दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। तो 1911 के दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं हुई। नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन। नंबर 2, ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। लेकिन आई कब? 12 में। घोषणा कब हुई? 11 में। आई कब? 12 में। और जब 12 में आई तो भाई वाइसरॉय के लिए क्या करना था? एक मकान भी चाहिए था। तो वाइसरॉय हाउस बनाए। क्या बना? जिसको आज आप राष्ट्रपति भवन बोलते हो, वो वाइसरॉय के लिए बना। कई साल लग गए बनने में, कई साल लग गए। तब जाके उसमें पहला वाइसरॉय जो गया वो था इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, 1930 में पढ़ते हैं जिसको हम, इरविन को। अच्छा जी, यह घोषणा अरुंडेल समिति की सिफारिश पर की गई। इस समय 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा हुई, जिसे 1912 में मूर्त रूप दिया गया। अच्छा, अब आप पढ़ोगे कि जब 1912 में राजधानी जा रही थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पर बम फेंका। किसने? रास बिहारी बोस की एक योजना थी, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बच्चे थे, मतलब लड़के थे, है ना, उस जमाने के युवा लड़के थे, गरम खून। उन्होंने बम फेंक दिया। मरा नहीं। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। बच गया। क्या हो गया? बच गया। और ये सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, किसी को फांसी, किसी को आजीवन कारावास, ऐसा हुआ। तब तक जी प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लेते हैं। 1914 से 1918। जून 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसमें एक और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान थे, और अमेरिका भी बाद में उनसे आ मिला। दूसरी ओर कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। देख रहे हो, जापान कभी इस तरफ से लड़ रहा था,
और फिर दूसरे युद्ध में उस तरफ से लड़ रहा था। इस तरफ अमेरिका साथ में है, दूसरे वाले युद्ध में अमेरिका ने, हाँ जी, क्या कर दिया, जापान की मवासी घाम लगा दी। कैसे? 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम। उसके पहले परमाणु बम नहीं फेंके गए थे किसी देश में, ना उसके बाद कभी किसी देश में परमाणु बम फेंके गए, क्योंकि उसका इतना विनाशकारी प्रभाव था, उसके विनाशकारी प्रभाव आज तक देखे जाते हैं। ठीक है, भरपाई करनी होती है अमेरिका को आज भी, इसीलिए हर एक देश डरता है। धमकी देने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पाकिस्तान देता रहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, पता नहीं है भी कि नहीं है, चलो, और है भी तो पता नहीं सही है कि नहीं, काम करेंगे कि नहीं करेंगे इन वक्त। हम तो कहते हैं एक बार करके देख लो। तो कोई भी सरकार डरती है आज परमाणु युद्ध करने से, क्योंकि सारे उन पर क्या लग जाएंगे, प्रतिबंध लग जाएंगे। उस देश की इकोनॉमी लगभग बर्बादी की तरफ चली जाएगी, प्रतिबंध लगेंगे तो। दूसरा, सारा समुदाय जो है विश्व का, वो क्या करेगा, मानवता को ध्यान में रखकर, क्योंकि उसमें युद्ध का मतलब होता है सिपाहियों के बीच में युद्ध, सिविलियंस नहीं आने चाहिए। परमाणु युद्ध में सिविलियंस मारे जाते हैं। 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी में सिविलियंस मारे गए, मारे ही नहीं गए, पुश्तें खराब हो गई, जेनेटिक जो जीन है वही चेंज हो गए, आने वाली जो संतानें हुई वो अपाहिज पैदा हुई। रेडिएशन आज तक प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है, सोच लो आप कितनी खतरनाक चीज है। वैसे तो रेडिएशन की देन ही है कि हम, वरना अमीबा से ऐसे इंसान नहीं बने होते, रस क्लास में नहीं बैठे होते। अर्थ का भी अपना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें भी रेडिएशन हो रहा होता है। तो बताया जाता है कि जो जीन में चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हुआ है, जो प्राकृतिक यूरेनियम है या प्राकृतिक थोरियम है, उसके रेडिएशन की वजह से क्या हुए, चेंजेस हुए, ऐसा बताते हैं, बाकी साइंटिस्ट जाने। चलो जी, भारत को भी इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित कर दिया, क्या बोला मैंने आपको, अमेरिका भी बाद में, ठीक है। दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थे। युद्ध के ये वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे। भारत को भी इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित कर दिया गया। देखो ना, भारत को इंग्लैंड ऐसे सम्मिलित कर देता था जैसे हमारा तो कोई लेना देना था ही नहीं उनसे। युद्ध लड़ो यार, तुम यूरोप में लड़ रहे हो, हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन इंग्लैंड कहता था भारत भी युद्धरत राष्ट्र है। और महात्मा गांधी भर्ती वाले सार्जेंट बने हुए हैं। भर्ती वाले सार्जेंट मीन्स भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्या करो, सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, और ये हमें क्या करेंगे, स्वशासन देंगे। क्या करेंगे, लड़े। फिर हमारे उत्तराखंड से भी गए कई लड़के, क्या करने के लिए, विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस, कौन लोग हैं वो, यही तो हैं। 19-19, 20-20 साल के लड़के शहीद हो गए वहां, कहा, प्रथम विश्व युद्ध में। कहा जाता है लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, ये पता है, नहीं पता होगा। लाखों लोग मारे गए थे, जनगणना विश्व की ऐसे आ गई थी नीचे, समझ में आया, कभी देखना, हिस्ट्री चैनल पर देखना। फिर क्या हुआ, अंग्रेज हमें स्वशासन देंगे, गांधी जी को कहा भर्ती वाले सार्जेंट, रिक्रूटिंग सार्जेंट। और क्या दिया अंग्रेजों ने हमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया, निहत्तों पर गोली चला दी। क्या किया, और निहत्ते भी पुरुष नहीं थे, पुरुषों को एक बार के लिए मारते तो भी एक बार के लिए क्षमा दी जा सकती थी, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें छोटे बच्चे भी थे, जो कि मेला देखने जा रखे थे। क्या करने जा रखे थे, पंजाब के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो एक व्यक्ति, जैसे होता ही है कि विरोध में मेले के बीच में भाषण देने लगा। भाई कृषि प्रधान राज्य था पंजाब, बैसाखी का दिन था, बैसाखी बहुत बड़ा त्योहार होता है पंजाब का, मेले लगते थे, सदियों से लगते थे, लग रहे थे। उस दिन भी लोग मेले देखने जा रखे थे, पिंड से आ रखे थे सब लोग, गांव से, ठीक है। अब क्या हुआ, फसल कटी थी ना, खुशियां मनानी थी, पैसा आया था तो उसको खर्च करना था, बाजे लेने थे, चूड़ियां लेनी थी, बिंदी लेनी थी, महिलाएं आ रखी थी, बच्चों के लिए खिलौने लेने थे। तो क्या हुआ, वहां पर भाषणबाजी शुरू हुई। एक आम लोग जैसे हमारी आदत होती है, घेर के क्या हो गए, खड़े हो गए, वो भीड़ बढ़ती की डायर आया, उसने भूल दिया सबको। ये तो गलत हुआ ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला हमको, उसके बाद क्या मिला हमको, नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून मिला, गलघोटू कानून, काला कानून, जिसको क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट।
वो मिला। तब जाके गांधी जी की समझ में आया कि भैया इनका सहयोग नहीं करना है, इनका असहयोग करना है। इसका लेकिन कितने लोग मर गए उसमें। मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया आपने ये काम करना है, क्या करना है, और आपकी समझ में नहीं आ रही अभी ये बात, और 1000 लोग मर जाएं तब आपकी बात समझ में आए, तो क्या करना उस समझ का हमने। हाँ जी, माना मैंने आपको कहा कि पढ़ो और आपने कहा नहीं पढ़ता, कि मेरी मर्जी नहीं है पढ़ने की, और 1000 लोगों ने आत्मदाह कर दिया आपके लिए, आपके चक्कर में क्या हो गए, और तब आपकी समझ में आ गया नहीं अब मुझे पढ़ना है। तो क्या फायदा ऐसे पढ़ने का। गांधी जी की समझ में भी देर में आई ये बात कि अब असहयोग करेंगे, तब असहयोग आंदोलन चला। क्या चला, असहयोग आंदोलन चला। पहले ही दिन तिलक की, जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके नाम पर फंड बनाया गया, तिलक फंड कहा जाता है उसको। कहा गया 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे हम तिलक के नाम पर कांग्रेस में। ठीक है, चलो जो भी है। अच्छा, क्या हुआ फिर। स्वशासन प्राप्ति की आशा से सरकार का पूर्ण सहयोग किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया, स्वशासन प्राप्ति की आशा से सरकार का पूर्ण सहयोग किया। परंतु युद्ध के समय भारत की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उनमें से पहली थी स्वशासन यानी होम रूल की मांग, और उसके लिए नवीन समुदायों का निर्माण तथा कांग्रेस पर गरम दल का वर्चस्व, और दूसरा हुआ लखनऊ पैक्ट। ये 2 घटनाएं ऐसी हो गई कि ये जो क्या थी, अप्रत्याशित घटना थी। एक होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन चला इस देश में। दूसरा लखनऊ समझौता हो गया। कांग्रेस पर जो वर्चस्व हो गया वो किसका हो गया, गरमपंथियों का हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए, है ना। ये अंग्रेजों के लिए थोड़ा अनडाइजेस्टेबल नहीं बोलते, पचाने वाली चीज नहीं थी। चलो, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ 1916 में। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इस बात में था कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ, यानी गरमपंथ और नरमपंथ, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, दोनों क्या हो गए, एक हो गए। दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया। अब मुस्लिम लीग क्यों कर रही कांग्रेस के साथ समझौता, हाँ, क्योंकि उधर वर्ल्ड वॉर में टर्की का अपमान हो रहा है, टर्की के खलीफा का अपमान हो रहा है। और टर्की का खलीफा क्या है, मुस्लिमों का धर्मगुरु है, और मुस्लिमों को खिलाफत आंदोलन चलाना है, और खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का सहयोग चाहिए। और कांग्रेस में भी एक कौन है, महात्मा गांधी है, उनका सहयोग चाहिए। और महात्मा गांधी इसको हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर के रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। चलो, एक देश में करना भी चाहिए, लेकिन फिर वो लंबा होना चाहिए ना, काम खत्म आदमी खत्म वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हुआ ये कि जब तक जरूरत थी तब तक पूरा सहयोग लिया गया। जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ और वहां पर क्या नाम है, मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत किया, उसके बाद दंगे शुरू हो गए इस देश में। मौलवी और पंडित एक थाली में खाना खा रहे थे, अचानक से दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, खून के प्यासे हो गए। क्या हुआ भाई, दिक्कत क्या हो गई कि भाई मतलब खत्म, काम खत्म, आदमी खत्म। समझ में आ रहा है, ये दिक्कतें हुई है। तो इतिहास में अगर पीछे मुड़ कर देखेंगे आप तो कई दिक्कतें हैं। चलो जी, फिर क्या हुआ, नरमपंथी गरमपंथी एक हो गए, मुस्लिम लीग कांग्रेस में समझौता हो गया। ब्रिटिश शासन ने यह कभी नहीं चाहता कि लीग और कांग्रेस एक हो, क्योंकि मुस्लिम लीग बनाई इसलिए गई थी कि कांग्रेस का विरोध करो, आप हमारा सहयोग करो। गलती एक हो गई उनसे कि वहां टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया गया, टर्की का विभाजन कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने। उसका खामियाजा कहां को भुगतना पड़ा, यहाँ के अंग्रेजों को भुगतना पड़ा जो भारत पर शासन कर रहे थे, है ना। अच्छा जी, कांग्रेस एक हो, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति ने मुसलमानों के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता भर दी। फारस के मुद्दे पर तथा तुर्की के यूरोपीय हिस्से पर ब्रिटिश कब्जा, ये जो कुछ घटनाएं थी इनसे मुस्लिम क्या हो गए, नाराज हो गए। इन कृतियों ने मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के रुख में 1913 ईस्वी में परिवर्तन आने लगा था। 1913 के 7वें अधिवेशन में लीग ने घोषणा की कि लीग का उद्देश्य है साम्राज्य के अंदर हिंदुस्तान के लिए स्वराज हासिल करना, और उसके लिए वह हिंदुस्तान के अन्य संगठनों का सहयोग करेगी।
7वें अधिवेशन में जाके लीग को समझ में आया कि अब क्या करना है, तो क्या बोला उसने, लीग का उद्देश्य साम्राज्य के अंदर हिंदुस्तान के लिए स्वराज हासिल करना, और उसके लिए वह हिंदुस्तान के अन्य संगठन जैसे कांग्रेस हो गया या अन्य हिंदू महासभा हो गई, जो भी है, इनका सहयोग करना। हालांकि हिंदू महासभा कट्टर दुश्मन है किसकी, मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया स्वरूप जो संगठन बना था वो कौन सा था, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय है ना, महामना। लीग का रुख अब समझौतावादी हो चुका था। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बंबई में हुए। यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए। तो ध्यान रखना, 16 में भी एक साथ हुए थे बंबई में, फिर 15 में, फिर 16 में कहां हुए, लखनऊ में एक साथ हुए। 1916 में लखनऊ में भी कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक साथ हुए। जब आपसे पूछेगा पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ कहां पर, तब आपने आंसर देना बंबई, लखनऊ मत कर देना। पहले कहां हुआ, 1915 में बंबई में, और तब 1916 में दूसरी बार में लखनऊ में एक साथ हुआ। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने की 1916 में लखनऊ में। और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। इसी समय कांग्रेस और लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट 1916। इसके अनुसार कांग्रेस ने लीग और उसके सभापति मोहम्मद अली जिन्ना की अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने और सांप्रदायिक निषेधाधिकार यानी कम्युनल वीटो, अर्थात यदि कोई प्रस्ताव किसी विशेष संप्रदाय पर प्रभाव डालता है तो उसे तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक कि उस संप्रदाय की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य उसे स्वीकार न कर लें, आदि मांगों को स्वीकार कर लिया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूलों में से सबसे बड़ी भूल थी। क्या देना, वीटो देना। क्या देना, मुस्लिम लीग का कद कुछ नहीं था। मुस्लिम लीग का कद अगर मैं बोलूं 1916 से पहले तो 1 फुट का था, जबकि कांग्रेस का जो कद था वो 100 फुट का था। कितना, जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस का कद हो गया 80 फीट और मुस्लिम लीग भी लगभग 80 फीट हो गया। मतलब कांग्रेस का कद नीचे गिरा और मुस्लिम लीग का सीधे 1 फुट से बढ़कर क्या हो गया, 80 फीट हो गया। क्यों, क्योंकि 2-3 चीजें। नंबर 1, कहा गया कि व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान दिया जाएगा, वो भी कैसे, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में। क्या, कभी भी जो स्थान दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इसमें जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। कांग्रेस ने मान लिया कि नहीं नहीं, हम आपको ज्यादा स्थान देंगे। कोई नहीं, आपकी जनसंख्या अगर 25% है संपूर्ण देश की या 20% है, हम आपको बल्कि 40%, 30% जो भी बोला होगा उस जमाने में, इतना देते हैं। क्यों देंगे भाई, पहली गलती ये कर दी। दूसरी गलती ये कर दी कि मिंटो मार्ले सुधार में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, जो अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे, उसको ओके कर दिया इन्होंने कि हम ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या करते हैं, अपनी मान्यता देते, ओके कर दे। दूसरी गलती ये कर दी। तीसरी गलती ये कर दी कि सांप्रदायिक निषेधाधिकार, कम्युनल वीटो दे दिया इनको। क्या दे दिया, कम्युनल वीटो का मतलब ये था कि यदि कोई प्रस्ताव किसी विशेष संप्रदाय पर प्रभाव डालता है तो उसे तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक कि उस संप्रदाय की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य उसे स्वीकार न कर लें। ये मांग स्वीकार कर ली तो वीटो देना सबसे खतरनाक हुआ। अगला, इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का 1916 वाला वर्ष एकता के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। एक और तो कांग्रेस के दोनों धड़े एक हो गए, दूसरी तरफ लीग भी कांग्रेस के साथ हो गई। लेकिन कांग्रेस और लीग का समझौता एक दूषित परंपरा की शुरुआत थी। दूषित समझते हो, दूषित परंपरा की शुरुआत थी, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर जिस सुविधा के सिद्धांत को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, अंततः देश के विभाजन में इस सुविधा के सिद्धांत का ही परिणाम था। देश का विभाजन मैंने बता दिया आपको, जिस दिन 1909 मिंटो मार्ले सुधार
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, बीज उस दिन बो दिए गए। और ये जो साइन एक तरह से मतलब मोहर लगा दी कांग्रेस ने, वो कब लगा दी? 1916 लखनऊ पैक्ट में। इसलिए ये दिक्कत करता है 1916, क्योंकि पाकिस्तान जो बनता है ये इसी सुविधा के सिद्धांत पर बनता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में जो बड़े नेता होते हैं वो छोटे नेताओं को जल्दी से स्थान नहीं देते। अगर आपने अपने बगल में बिठा दिया ना, तो पॉलिटिक्स में एक चीज होती है कि रास्ता कोई नहीं देता, सिर पर पैर रखकर आगे जाना होता है। कैसे? आज आपने मंच पर बिठा दिया, आज आपने पोस्टर में अपने बराबर की फोटो लगा दी उसकी, तो यार वो तो आपके बराबर हो गया फिर। इसीलिए पोस्टर पैम्पलेट भी जब आप देखेंगे तो हमेशा देखना बड़ी फोटो किसकी है, उससे छोटी किसकी है, छोटी छोटी किसकी है। देखते हो कभी? ध्यान देना, है ना? या मंच पर कौन बैठ रहे हैं, मंच पर किसका नाम लिया जा रहा है, किसका, बड़ा राजनीति होती है। मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम, मुझे आगे क्यों नहीं बिठाया, ये बड़ी राजनीति होती है। अब होती है ऐसे, अब की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी हो गई है कि बस मैं दिखना चाहिए, मुझे वो करो, तो रास्ता नहीं देते हैं। तो ये इन्होंने यही गड़बड़ की, कांग्रेस ने दूरदृष्टा नहीं थी, इन्होंने मुस्लिम लीग को बराबरी का क्या कर दिया, संगठन बना दिया उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद होम रूल आंदोलन चलता है भाई 1916 में। होम रूल आंदोलन 16 जून 1914 को तिलक 6 वर्ष की लंबी कारावास के बाद मांडले से पुणे आए। 8 साल की जेल हो गई थी। कब हो गई थी? हाँ, 1900 चेक करो, 8 में मेरे ख्याल से, 1908 में है ना। अब ये 6 साल की कारावास के बाद मांडले से पुणे आए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। इन लोगों ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। होम रूल जो आंदोलन चला है वो हमने आयरलैंड वालों से सीखा। किससे? बाल गंगाधर तिलक ने 28, डेट याद करनी पड़ेगी, 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। किसने? तिलक ने। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, ने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। 1915 में अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ये क्वेश्चन आता है, न्यू इंडिया कॉमनवेल किसका समाचार पत्र है? आंसर एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया कॉमनवेल के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले, क्योंकि अन्य जो उपनिवेश थे इंग्लैंड के, वहां पर लोग अपनी सरकार बनाते थे, ये खाली होल्ड करते थे। मतलब इनका क्या था, ऊपर से एक जैसे होता है ना, हाँ ठीक है। संस्था के रूप में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। सितंबर 1916 को याद करना आपने। देखो तिलक कब है? 28 अप्रैल 1916। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 4-5 महीने का डिफरेंस है। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की। इन्होंने जॉर्ज रुंडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के संगठन सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? जॉर्ज रुंडेल। कौन थे? ये जॉर्ज रुंडेल वही है भाई जिसकी अनुशंसा पर क्या मिंटो मार्ले सुधार आ रहा है ना। अच्छा जी, इन्होंने जॉर्ज रुंडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। अडियार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित कर दिया। कहां पर? अडियार मद्रास में। एनी बेसेंट के एक अन्य सहयोगी वीपी वाडिया थे, जो मद्रास में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। सीपी रामास्वामी अय्यर भी इनके सहयोगी थे। तो इनके सहयोगियों के नाम भी याद करने हैं आपने। जॉर्ज रुंडेल, बीपी वाडिया, बीपी ब्लड प्रेशर वाडिया, बीपी वाडिया ऐसा करके याद करना, बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है। बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। कैसा था? मानहानि का दावा हो सकता है ऐसे में, किसी का नाम नहीं बिगाड़ सकते, पर मैंने आपको कहा कि नाम याद नहीं रहते हैं। रिडिकुलस वे में जब आप याद करेंगे, मन ही मन में करना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला बनाकर उसको हमेशा के लिए याद कर दो, ठीक है।
वाडिया जी तो याद रहेंगे आपको, वाडिया इंस्टीट्यूट है आपके देहरादून में, जनरल महादेव सिंह रोड पर, जियोलॉजी का। गए हो कभी? है, डायनासोर का अंडा दिखेगा आपको वहां पर। क्या दिखेगा? फॉसिल्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगी, कभी जाना वहां देख लें। चलो जी, वीपी वाडिया याद रहेगा, रामास्वामी अय्यर याद रहेगा, अय्यर, अरे मालगुडी डेज नहीं देखा। चलो, बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। कैसा था? परंतु प्रारंभिक दिनों में थियोसोफिकल संपर्कों पर अधिक निर्भर थी। 1917 में बेसेंट की लीग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उस समय इनकी सदस्य संख्या 27,000 थी। कितनी? बाद में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी भी शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू किसकी तरफ थे? एनी बेसेंट की तरफ थे, तिलक की तरफ नहीं थे। ठीक है। तिलक और बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र बटा हुआ था। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र, अब ये याद करना पड़ता है कहां कहां था। तिलक का कहां कहां था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, बंबई नहीं था, बाकी संपूर्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। ये किसका क्षेत्र था? एरिया बंट गए कि भैया यहां तुम चलाओ, वहां हम चलाएंगे। तो जो इनका क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत, बरार, और वहीं देश का शेष भाग बेसेंट की लीग, यानी ज्यादा जो पार्ट था वो किसके अंडर में था? बेसेंट के। मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं थी, लेकिन बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लीग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थी। लीग की गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। यही वह आंदोलन था जब तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, हम इसको लेकर रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे? आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोग जो सदस्य थे वो होम रूल लीग में नहीं आ सकते थे, पर वे जनता के बीच भाषण देकर, पर्चा बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। लोगों के बीच भाषण देकर और पर्चा बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। उल्लेखनीय है कि लीग की अखिल भारतीय स्तर पर गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लीग पर सरकारी दमन शुरू कर दिया, जिसमें सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि जो है उसको त्याग दिया। इसको हाईलाइट कीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? आंसर, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के विरोध में। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेता लीग में शामिल हुए, होम रूल लीग में। इसमें होम रूल लीग को प्रभावित कुछ अन्य नेता थे, सत्यमूर्ति मद्रास में, जमनालाल द्वारकादास बंबई में, उमर सोमानी, शंकर दयाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक आदि। दमन के विरुद्ध आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए इंग्लैंड में सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू के उत्तरदायी सरकार के साथ ही एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया। इसको 1916 में एनी बेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने का प्रयास किया गया, उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। अब यह ध्यान रखना है, नरम दल गरम दल को मिलाने में जो भूमिका है वो किसकी? एनी बेसेंट की। उसी समय कांग्रेस के गरम दल वालों का प्रभाव बढ़ गया। 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उस समय कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने वार्षिक अधिवेशन में उन्हें सभापति चुन लिया और स्वशासन को उसने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। इस प्रकार एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट क्या है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। नरम दल वाले धीरे धीरे समाप्त हो गए, कांग्रेस पर पूर्णतः गरम दल का वर्चस्व स्थापित हो गया और स्वराज्य अर्थात स्वशासन उनका लक्ष्य बन गया। स्वराज्य और स्वशासन क्या बन गया? उनका लक्ष्य बन गया। इसके बाद आता है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। इधर भारत में अंग्रेजी शासन के निरंतर प्रयत्नों के बावजूद भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त न हो सका। गरम दल और नरम दल के संयुक्त हो जाने के पश्चात कांग्रेस के सुशासन की मांग तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हो जाने से भी ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभूत हुई। फलतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री
लॉयड जॉर्ज ने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विचार से एडविन मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावना का समर्थक माना जाता था। ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा भी था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है और उन्हें उत्तरदायी संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? आंसर किसका है? मॉन्टेग्यू का है। इस आशय से भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की कि साम्राज्य की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों को अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और उन्हें भारत में ब्रिटिश स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए। इस आधार पर 1919 के सुधारों की योजना की नींव डाली गई। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा का। यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत का मैग्ना कार्टा का उदारवादियों ने किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा। डेट याद करनी है, 20 अगस्त 1917। क्या याद करनी है? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा? आंसर उदारवादियों ने कहा। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यह सूर्य विहीन उषा काल है। क्या? ये ऐसी सुबह है जिसमें सूर्य है ही नहीं। तो ऐसी सुबह का करना क्या जिसमें सूरज ही ना हो? किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी क्वेश्चन बना। सरकार एक और जहां मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों के समक्ष राजनीतिक उदारता का परिचय दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन करने के लिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। डेट याद करनी पड़ेगी भैया, 18 मार्च 1919। बैसाखी कब होती है? अप्रैल में होती है। यानी पहले रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को। पहले 18 मार्च को रॉलेट एक्ट आया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। ये काला कानून बोलते हैं इसको, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। इस विरोध की चरम परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में दिखाई देती है। इस रूप में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन, थर्ड फेज द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इसको अगले लेक्चर में करेंगे।